नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान के एक ऐसे अनुच्छेद की कहानी जानेंगे जो शुरू तो बस एक लाइन से हुआ था, लेकिन आज वो हमारे अनगिनत मौलिक अधिकारों का एक तरह से गार्डियन बन चुका है। ये कहानी है अनुच्छेद 21 के लगातार विकसित होने की। हम सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत से अधिकारों को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, है ना? जैसे कि हमारी प्राइवेसी या फिर सम्मान के साथ जीने का हक। पर कभी सोचा है कि संवैधानिक तौर पर इन सब की गारंटी आखिर आती कहां से है? देखिए, जवाब है तो बहुत सीधा सा, लेकिन इसकी ताकत की कोई सीमा नहीं है। ये है अनुच्छेद 21। ये वो बुनियाद है जिस पर हमारी व्यक्तिगत आजादी की पूरी इमारत खड़ी है। तो चलिए इस कहानी की एकदम शुरुआत में चलते हैं। देखते हैं कि ये बीज यानी अनुच्छेद 21 अपने असली रूप में क्या वादा करता था। ये है वो मूल वाक्य जो हमारे संविधान में लिखा है। शब्द तो काफी सरल लगते हैं, लेकिन इसमें एक हिस्सा है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। सोचिए, बस इसी एक छोटे से फ्रेज के मतलब पर दशकों तक बहस चली, और उसी बहस ने भारत में हमारे अधिकारों की पूरी दिशा ही बदल कर रख दी। लेकिन हाँ, इस सीधे से दिखने वाले वाक्य का सफर बिल्कुल भी सीधा नहीं था। कहानी के पहले मोड़ पर, मतलब आज़ादी के ठीक बाद, सुप्रीम कोर्ट ने इस अनुच्छेद को बहुत ही लिमिटेड नजरिए से देखा। 1950 में ए.के. गोपालन केस में कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 21 की जो सुरक्षा है वो सिर्फ सरकार के एक्शन, मतलब कार्यपालिका की मनमानी के खिलाफ है, जैसे पुलिस की कोई कार्रवाई। लेकिन अगर संसद जो कानून बनाती है वो कोई कानून पास कर दे तो यह अनुच्छेद कोई सुरक्षा नहीं देगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर प्रक्रिया का पालन करके कोई कितना भी कठोर कानून बना दिया जाए तो उसे चुनौती नहीं दी जा सकती थी। ये एक बहुत ही संकीर्ण व्याख्या थी, है ना? अब इस स्लाइड पर जो दो विचार हैं वही इस पूरी बहस की जड़ थे। गोपालन मामले में अदालत ने बाई ओर वाला आइडिया माना, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, मतलब बस प्रक्रिया पूरी हो जाए, कानून भले ही अन्यायपूर्ण हो वो वैलिड है। लेकिन बाद में ये सोच पूरी तरह बदल गई और दाही ओर वाला आइडिया अपनाया गया, विधि की उचित प्रक्रिया, यानी प्रक्रिया अपने आप में भी तो निष्पक्ष, न्यायसंगत और तर्कसंगत होनी ही चाहिए। ये एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव था। और फिर कहानी में आता है वो सबसे बड़ा, सबसे ऐतिहासिक मोड़, एक ऐसा केस जिसने अनुच्छेद 21 को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। साल था 1978 और केस था मेनका गांधी बनाम भारत संघ। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही पुराने फैसले को पलट दिया। कोर्ट ने कहा कि जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार इतना जरूरी है कि इसे किसी भी ऐसी वैसी प्रक्रिया से नहीं छीना जा सकता। इस केस से जो सबसे जरूरी सिद्धांत निकल कर आया वो ये था कि प्रक्रिया सिर्फ होनी नहीं चाहिए, बल्कि वो निष्पक्ष, न्यायसंगत और उचित भी होनी चाहिए। बस इसी एक सोच ने भारत में मौलिक अधिकारों के संरक्षण के पूरे कॉन्सेप्ट में एक नई जान फूंक दी। इसी फैसले ने एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट को जन्म दिया, स्वर्णिम त्रिभुज यानी गोल्डन ट्रायंगल। इसका मतलब यह है कि अनुच्छेद 14 यानी समानता का अधिकार, अनुच्छेद 19 यानी स्वतंत्रता का अधिकार और अनुच्छेद 21 यानी जीवन का अधिकार, ये तीनों अलग थलग नहीं हैं। ये तीनों मिलकर एक सुरक्षा कवच बनाते हैं। तो ये स्वर्णिम त्रिभुज एक पावरफुल टेस्ट बन गया। अब अगर कोई भी कानून किसी की स्वतंत्रता को कम करता है तो उसे इन 3 कसौटियों पर खरा उतरना होगा। पहला, क्या वो कानून समानता का पालन करता है? दूसरा, क्या उस पर लगे प्रतिबंध उचित हैं? और तीसरा, क्या उसकी प्रक्रिया निष्पक्ष है? अगर एक का भी जवाब नहीं है तो उस कानून को असंवैधानिक माना जाएगा। मेनका गांधी मामले के बाद तो अनुच्छेद 21 का वो छोटा सा बीज एक विशाल पेड़ में बदलने लगा, जिसकी शाखाएं हमारे जीवन के हर पहलू को छूने लगी। चलिए देखते हैं ये शाखाएं कौन कौन सी हैं। इस विकास की जो चाबी है वो है व्युत्पन्न अधिकार का कॉन्सेप्ट। ये वो अधिकार हैं जो सीधे सीधे अनुच्छेद 21 में लिखे तो नहीं हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर यह माना कि एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए ये बहुत जरूरी हैं, और इसीलिए ये अनुच्छेद 21 का ही एक हिस्सा है। और जरा इन शाखाओं की डाइवर्सिटी तो देखिए। मानवीय गरिमा से लेकर साफ पर्यावरण, घर, विदेश यात्रा का अधिकार और यहां तक कि 2012 के रामलीला मैदान मामले में सोने का अधिकार भी अनुच्छेद 21 का हिस्सा माना गया। ये दिखाता है कि जीवन के अधिकार का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं, बल्कि अच्छी तरह से जीना है। हाल के सालों में इस पेड़ की जो सबसे जरूरी शाखाओं में से एक है वो है निजता का अधिकार, यानी राइट टू प्राइवेसी। 2017 में
केएस पुट्टस्वामी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि प्राइवेसी अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है। अब एक ऐसी खास शाखा को देखते हैं जिसने एक पूरी यात्रा तय की है, कोर्ट की व्याख्या से लेकर एक अलग संवैधानिक अधिकार बनने तक। यह है शिक्षा का अधिकार। इसकी यात्रा बहुत दिलचस्प है। 1993 में उन्नी कृष्णन केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 14 साल तक की मुफ्त शिक्षा अनुच्छेद 21 का ही एक हिस्सा है। फिर 2002 में संसद में 86वें संशोधन के जरिए अनुच्छेद 21A जोड़कर इसे एक अलग और स्पष्ट मौलिक अधिकार बना दिया, और आखिर में 2009 में इसे जमीन पर लागू करने के लिए शिक्षा का अधिकार यानी RTE एक्ट पास किया गया। इस कानून का मकसद एकदम सीधा है, ये सुनिश्चित करना कि 6 से 14 साल की उम्र के हर बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा मिले। और जमीन पर इसका असर देखिए। ये अधिनियम प्राइवेट स्कूलों को भी मजबूर करता है कि वो अपनी 25% सीटें वंचित समूहों के बच्चों के लिए आरक्षित करें। ये सामाजिक बराबरी की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है, जिसकी प्रेरणा अनुच्छेद 21 की भावना से ही मिली है। तो ये सब हमें क्या बताता है? ये बताता है कि हमारा संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि ये एक जीता जागता दस्तावेज है। सबसे जरूरी बात यही है कि अनुच्छेद 21 स्थिर नहीं है, ये एक जीवंत प्रावधान है। जैसे जैसे समाज बदलता है, नई ज़रूरतें सामने आती हैं, हमारी अदालतें इसकी व्याख्या को और बड़ा बनाती जाती हैं ताकि ये हर पीढ़ी के लिए प्रासंगिक बना रहे। और ये हमें एक बहुत दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है। अनुच्छेद 21 के इस बढ़ते हुए पेड़ की अगली शाखा क्या हो सकती है? शायद स्वच्छ डिजिटल स्पेस का अधिकार, या जलवायु परिवर्तन से सुरक्षा का अधिकार? भविष्य में जो भी हो, एक बात तो तय है कि अनुच्छेद 21 हमारे अधिकारों की रक्षा के लिए हमेशा विकसित होता रहेगा।